हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इस पे से भर भर के न्यूमेरिकल बने हैं जेडबल मेंस और एडवांस में। आज के लेक्चर में हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये पहले तो ये जो हमारा आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लीनियर सॉल्यूशंस, लीनियर ऑफ नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, उस पर हम दो तीन लेक्चर लेंगे, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर दो तीन लेक्चर और लेंगे हम टोटल ऑल ओवर डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ओके, मैं पहुंच जाता हूँ पहले तो आज के हमारे फर्स्ट पेज पे। ओके, तो हमें फाइंड करना है सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज फर्स्ट थिंग लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन मतलब कि जो x की पावर है मैक्स टू मैक्स वो होनी चाहिए x। ठीक है, मतलब 1, x टू द पावर 1, दैट इज मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्योंकि यहाँ पे पावर 2 हो जाती है। नो प्रॉब्लम। लीनियर इक्वेशन मतलब कि ये उसका जनरलाइज फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी। ये उसका जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी जेड भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीन वेरिएबल है, एक्स वाई एंड जेड, थ्री आर अननोन्स, और हमने तीन इक्वेशन साइमल्टेनियसली लिए हैं, तो मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल है। पॉसिबल है मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जनरलाइज तीन इक्वेशन क्या है? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू, एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री। नो प्रॉब्लम। चलो, अगर अगर ये जो डी वन डी टू डी थ्री है, डी वन डी टू डी थ्री, डी वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी थ्री इज इक्वल टू अगर जीरो दे दे तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, और अगर इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी एक, मतलब कि लेट से डी वन और डी टू और डी थ्री, तीनों की तीनों नहीं, कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो जाता है तो उसे हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, पहले तो ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पता चल गया। नॉन होमोजीनियस के लिए अलग फंडा है, होमोजीनियस के लिए अलग फंडा है। ठीक है, तो हम बारी बारी दोनों देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि इफ डी वन डी टू डी थ्री ऑल आर जीरो, ठीक है, अगर ऑल वैल्यूज आर जीरो तो वो हो जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। नो प्रॉब्लम। और अगर नॉन होमोजीनियस हो जाएगा इफ एटलीस्ट वन, डी आई, डी आई मतलब वन टू थ्री, आई सफिक्स लिया है हमने कॉमन, इज नॉन जीरो, तब हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। नो प्रॉब्लम। अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन मे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, मतलब कि और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी है, या तो हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है, उसे यूनिक भी बोलते हैं, या तो हो सकता है मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, या तो हो सकता है नो सॉल्यूशन। थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, तो अगर सिंगल सॉल्यूशन मिला या फिर बहुत सारे, दो पाँच दस सॉल्यूशन मिले, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो मिला है ना, तो उसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। देखो यहाँ पे लिखा है वर्ड कंसिस्टेंट, दैट मीन्स इफ इट हैज वेदर यूनिक और नॉट, यूनिक हो या ना हो, लेकिन अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, एंड इफ इट हैज़ अ नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये एक और कैटेगराइजेशन हो गया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन मिल रहा हो, वेदर इट इज सिंगल और मैनी, डजेंट मैटर, बट अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो हो जाएगा कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम पहले तो नॉन होमोजीनियस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहले हमने दिया है टू डी एलिमेंट लिया है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स ओनली। ठीक है, तो उसका जनरलाइज फॉर्म लिया है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। नो प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है एक्स इज इक्वल टू डी वन बाई डी कॉमा वाई इज इक्वल टू डी टू बाई डी। दिस इज द डायरेक्ट कट सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। नो प्रॉब्लम। अब व्हाट इज डी वन, व्हाट इज डी? तो d इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, d इज इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू, डी मतलब डिटर्मिनेंट, तो d इज इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज डी वन? तो डी वन क्या हो जाएगा? डी वन हम किसके लिए लिख रहे हैं? एक्स के लिए। वन इज लेट्स यू कैन से वन इज फॉर एक्स एंड टू इज फॉर वाई,
तो अगर हम x वाली लाइन को छुपा दें, मतलब ये लाइन को मैं अभी छुपा दूँ, आप समझ लो कि इतना छुपा दिया, तो क्या बचेगा, C1 C2 B1 B2, C1 C2 B1 B2 दैट इज D1। ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो साइन में आगे माइनस आ जाएगा। ये ऑर्डर याद रखना है, C1 C2 B1 B2। और ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अब D2 क्या है, D2 के लिए हम क्या करते हैं, D2 मतलब टू मतलब y वाला हमें फाइंड करना है, तो ये y वाला है, इसको छुपा देते हैं, ठीक है, इसको छुपा दिया, तो क्या बचा, A1 C1 A2 C2, A1 C1 A2 C2। आई होप सबको ये याद रह चुका होगा। D मतलब हमारा हो गया, फिर से मैं समझा देता हूँ लास्ट टाइम, D मतलब हमारा हो गया A1 B1 A2 B2, D1 हमारा हो गया C1 C2 B1 B2, और D2 हमारा हो गया A1 C1 A2 C2। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दिस इज अ क्वाइट इजी थिंग टू रिमेंबर। सिमिलरली कॉन्सेप्ट है हमारा 3 वेरिएबल्स के लिए, एक्स वाई और जेड के लिए, वो भी हम देखेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। विथ दिस वी हैव प्रोवाइडेड दैट डी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, डी नॉट इक्वल टू जीरो हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डी इक्वल टू तो डिनोमीटर में है, डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो आपको पता है क्या होता है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लेते हैं कि कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कि सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो आप देखो, इफ डी नॉट इक्वल टू जीरो देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू डी वन बाई डी कॉमा वाई इज इक्वल टू डी टू बाई डी, ठीक है। इफ, ध्यान से सुनना, डी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो यहाँ पे लिखना चाहिए था इन लोगों को डी वन और डी टू भी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तब हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है, एक ही वैल्यू मिलेगी एक्स वाई और जेड की, नो प्रॉब्लम। इफ डी इज इक्वल टू जीरो एंड डी1 डी2 ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो देन वी विल गेट, इक्वेशन कंसिस्टेंट ही होगा लेकिन वी विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे यार ये तो याद रख लूंगा मैं, लेकिन कैसे आया ये सर, ठीक है। अब मैं आपको एक ये करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा वापस जाता हूँ ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप, टू एक्स प्लस 4y प्लस सॉरी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 6, और यहाँ पे लेता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं D1 फाइंड करूँगा, D1 तो क्या होगा, देखो 2 4 1 2, 2 4 1 2 है, तो 4 माइनस 4 दैट इज 0। इसी तरह से ये तो D हो गया, सॉरी ये दिस इज D मैंने फाइंड किया है। ऐसी तरह से मैं अगर D1 भी फाइंड करूँगा तो वो भी 0 आएगा, D2 भी फाइंड करूँगा तो भी वो भी 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया था कि ये देखो, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर सेम। जब दो इक्वेशन सेम है तो यहाँ पे तो यार आप x की कोई भी वैल्यू रखो तो इनफाइनाइट मैनी ही सॉल्यूशन आना है, ठीक है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्योंकि बोथ इक्वेशंस आर सेम। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आओगी। जब पैरेलल लाइंस होती है ना तब इक्वेशंस में बहुत सारी वैल्यूज आने लगती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हुआ होगा। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे D1 एंड D2 भी 0 होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कंसिस्टेंसी के लिए ए और बी है और इनकंसिस्टेंसी के लिए सी है। इनकंसिस्टेंसी के लिए सिंपल डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, डी इज इक्वल टू जीरो हो गया अगर, ठीक है, तो मेरा केस जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। डी इज इक्वल टू जीरो हो गया एंड D1 D2 इज नॉन जीरो, ये भी एक कंडीशन है क्योंकि डी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर D1 D2 नॉन जीरो हो रहा है, डी इज इक्वल टू जीरो एंड D1 D2 नॉन जीरो, देन द गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो फिर से मैं एक पेज में आपको लिख के बता देता हूँ। पहला हमारे पास ऑप्शन है कि डी नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है डी इक्वल टू जीरो। तो अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है एंड D1 और D2 दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। डी इज इक्वल टू जीरो है एंड D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू जीरो, देन वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एंड इफ D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, देन वी विल हैव नो सॉल्यूशन। आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो चुकी होगी। दिस आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और ये दोनों अगर हम साथ में लेते हैं तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो वो हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट, ये आएगा तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये हमने देखा 2D के लिए। लेट्स सी फॉर 3D। 3D के लिए सेम चीज़ है, नॉट डिफरेंस एट ऑल, सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो फटाफट कि d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
अब सॉल्यूशन क्या है पहले तो मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू डी1 बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी2 बाई डी एंड z इज इक्वल टू डी3 बाई डी। ठीक है, ओके। अब पहले मैंने जैसे कि बताया था x इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है और z इज इक्वल टू 3 है, नो प्रॉब्लम। अब x इज इक्वल टू अगर 1 है तो पहले मुझे अगर d1 फाइंड करना है तो x को छुपा देता हूँ, x को छुपा दिया तो बचा क्या मेरे पास d1 d2 d3। फिर पहले मैं ये लिखूंगा फिर यहाँ से लिखूंगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, नो प्रॉब्लम। ये हो गया मेरा d1, देखो d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं लिखता हूँ फॉर y मतलब 2 मतलब d2 आएगा, तो d2 के लिए हमें ये छुपाना पड़ेगा। तो यहाँ से छुपाऊंगा तो पहला इक्वेशन अगर मुझे दिख रहा है तो मैं लाइन में ही लिखूंगा, तो हो जाएगा a1 c1 d1, सॉरी a1 d1 c1, यहाँ पे क्या है a1 d1 c1 a2 d2 c2 a3 d3 c3। ठीक है, a1 d1 c1 यहाँ ये लिखेंगे फिर ये a1 d1 c1 a2 d2 c2 एंड a3 d3 c3, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ओके। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं d3 मतलब z वाला z। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, उसके लिए हमारा हो जाएगा ये कॉलम मैं मिटा देता हूँ, तो ये कॉलम मिटाता हूँ तो ये हो जाएगा a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3। ठीक है, तो आई होप ये जो फिर से बता रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट है। डी में क्या सीक्वेंस है, डी में सीक्वेंस नॉर्मल है, याद रखना डी में सीक्वेंस नॉर्मल है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, मतलब ये तीनों नहीं लिख रहे हैं। डी में d1 के लिए d1 d2 d3 फिर b1 b2 b3 फिर c1 c2 c3। d2 में पहले a1 लिखना है, फिर कांस्टेंट वैल्यूज लिखनी है और फिर सी वाला लाइन लिखना है। ठीक है, और d3 के लिए हमें ये छुपा देते हैं हम, तो पहले ये दोनों आ जाएंगे और फिर लास्ट में d1 वाला लाइन आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ सबको समझ में आया होगा। प्रोवाइडेड d नॉट इक्वल टू 0, तभी हमें क्या मिलता है कंसिस्टेंट d नॉट इक्वल टू 0 एंड ये जो कंडीशन है वो जो आगे हमने देखी थी सिमिलर कंडीशन यहाँ होगी, फिर से हम देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है कि इफ d नॉट इक्वल टू 0 then the given system of equation is consistent has a unique solution given by this x is equal to d1 by d d2 by d d3 by d, no problem। if d is equal to 0 and d1 d2 d3 not equal to 0, if d is equal to 0 and d1 d2 d3 is equal to 0, सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं इक्वल टू 0, मतलब सारी की सारी वैल्यू इक्वल टू हो गई। ठीक है, तो मतलब कि जितनी भी लाइंस है यहाँ पे, जितने भी फैक्टर्स है, ठीक है, तीनों में देखो सॉरी ये जो तीनों में फैक्टर्स है, ठीक है, कोफिशिएंट्स है, वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे के प्रपोर्शन में हो जाएंगे, रेशियो उनका सबका इक्वल आने लगेगा, तब ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तब हम कहते हैं कि लाइंस क्या है पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के लिए इनफाइनाइटेमली सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इफ डी इक्वल टू 0 है एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट, एटलीस्ट वन, ठीक है, सब जीरो होना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट वन अगर नॉन जीरो आएगा, ठीक है, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो देन द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये रूल है। सिमिलरली 2x2 में भी यही रूल था, कोई उसमें दिक्कत नहीं था। ठीक है, 2x2 में भी यही रूल था। एक चीज़ मैंने बता दूं, यहाँ पे मैंने ये चीज़ गलत लिखी है, यहाँ पे अगर d1 d2 भी जीरो होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये इक्वल टू भी जीरो हुआ या नॉट इक्वल टू जीरो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर d1 d2 जीरो भी आ गया तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा पता है, x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो, या फिर दोनों जीरो आ गए तो हमें पता चलेगा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अगर नहीं आए तो उस हिसाब से वैल्यू मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन है डी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। दिस आर द कंसिस्टेंटली इक्वेशंस, इस पे से भैया बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और मैं आपको सारे के सारे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए और ये पूरा दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, यूजिंग क्रैमर्स रूल। अभी जो हमने देखा है डिटर्मिनेंट वाला उसे क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, कई जगह कई बार ये भी नाम लिखा होगा, तो ये भी याद रख लो, क्रैमर्स रूल। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, एक और चीज़ बता दूँ कि अगर एग्जाम में यही पूछ लिया तो आप तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -3 + 3y, और इसको हम यहाँ पे पुट कर दो और x और y की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है पता चल जाएगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसने लिखा है तो हम उससे सॉल्व करेंगे, नॉट नेसेसरी, आंसर तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर थियरी पेपर होगा तो हमें इस मेथड से ही फॉलो करनी होगी। वन मोर थिंग, कभी कभी क्या होता है कि जब तीन इक्वेशन आते हैं ना, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, तब उसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है
और इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये है कोफिशिएंट्स, नो प्रॉब्लम। तो डी मैंने बताया था 3 -2 1 -3, 3 -2 1 -3, तो ये आ गया -7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डी नॉट इक्वल टू 0 आ गया है, तो मुझे पता चल गया है कि सॉल्यूशन क्या होगा, मस्टली यूनिक, यूनिक हो गया है, ठीक है, क्योंकि यही एक कंडीशन है, क्योंकि बाकी दो कंडीशन में डी इक्वल टू 0 आता है, तो डी नॉट इक्वल टू 0 आ गया है, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। अब मैं डी वन फाइंड करूंगा, डी वन के लिए 5 -3 और 2 -3, उसको मैंने सॉल्व किया, तो ये आ गया -21। फिर D2 क्या हो जाएगा, D2 के लिए ये लाइन छुपाऊंगा, तो 3 5 1 -3, 3 5 1 -3, तो वो आ गया मेरा -14। और हमारा सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू D1/D, y इज इक्वल टू D2/D। हमें D1 D2 सब पता है, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, x इज इक्वल टू मेरा आ गया 3 एंड y इज इक्वल टू मेरा आ गया 2। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल इक्वेशन था, लेकिन हाँ जस्ट फॉर योर सेक के समझाने के लिए मैंने ये लिया है, ठीक है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, वन मोर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कई बार बच्चे देखते नहीं है। हमें पूछा है वेरीफाई वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस, 3 इक्वेशन दिए हैं, कंसिस्टेंट और नॉट। हमें सॉल्यूशन पूछा है क्या, नहीं, सॉल्यूशन हमें नहीं पूछा है यार, तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, जो पूछा है वो करो। बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन देखेंगे नहीं और सॉल्यूशन फाइंड करने लग जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। देखो कैसे मैं बताता हूँ, यह है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2। अच्छे से लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2y माइनस जेड माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 5y प्लस 0z लिख देता हूँ इज इक्वल टू 3, नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पे बताइए मुझे कि d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 -2, 3 -1 -2, और ये हो जाएगा 0 2 -1, और ये हो जाएगा 3 -5 0, नो प्रॉब्लम। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0, और ये -5 माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये माइनस माइनस +3, यहाँ पे आ जाएगा -2, और ये हो जाएगा 0 -6, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिल जाएगा 12, और ये 15 -15 12 12 12 0, ठीक है। तो मुझे d इज इक्वल टू 0 मिल गया। अगर मुझे d नॉट इक्वल टू 0 मिलता तो मैं यहीं स्टॉप कर देता और मैं लिख देता कंसिस्टेंट है, लेकिन मुझे d इज इक्वल टू 0 मिल गया है, तो अब मेरे पास इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है अवेलेबल। d इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो इन्फाइनाइट मैनी होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। अब इन्फाइनाइट मैनी कब होगा, जब d1 d2 और d3 तीनों की तीनों 0 होने चाहिए। अगर तीनों में से एक भी, एनी सिंगल वन, देखो फिर से मैं प्रॉपर्टीज पे ले जाता हूँ, अगर यहाँ से एटलीस्ट वन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा तो वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ d1 से, ठीक है। d1 मैं फाइंड करता हूँ, d1 यहाँ पे ही लिखता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा, d1 मतलब x को छुपाना है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 2 -1 3, फिर आ जाएगा मेरा -1 2 एंड 5, और यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 एंड 0। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। चलो अब थोड़ा यहाँ से कंसिस्टेंट में ही लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में जाना नहीं है मुझे, इसलिए 0 -5 और माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ये यहाँ पे -1 लिखने के बाद +1 आ जाएगा क्योंकि माइनस आता है आगे, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2, और ये हो जाएगा -5 और -6 दैट इज़ -11। तो ये हो जाएगा -11, तो ये हो जाएगा 22, और ये क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा बट 0 नहीं होगा, 15 10 3 और 22, मतलब नॉन जीरो हो रहा है, ठीक है। मतलब d1 ही मेरा क्या आ गया, नॉन जीरो, पहला ही मेरा आ गया डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे अब लिखूंगा बड़े अक्षरों में कि d इज इक्वल टू मेरा आ गया 0 और d1 मेरा आ गया नॉन जीरो। दैट मीन्स कि इसका क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। दिस इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अभी अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन तो बहुत इजी है याद रखना। अभी के लिए आपको दो चीज़ बहुत रिमेंबर करनी है इंपॉर्टेंटली, कि ये सीक्वेंस लिखने का और ये कंसिस्टेंसी के इक्वेशन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आ जाता हूँ हमारे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है d1 d2 d3, वो तीनों की तीनों हो जाती है 0। तो तीनों की तीनों वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारा हो जाता है
होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। अब इसके लिए हमें चेक करना है कि सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटीज क्या है, नो प्रॉब्लम। तो कैसे हम चेक करेंगे, इज अ होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन, तो यहाँ पे डी तो सेम ही होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, ये हो गया डी। इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब डी नॉट इक्वल टू जीरो, देन x is equal to 0, comma y is equal to 0 and z is equal to 0 is the only solution, is the only solution and it is known as trivial solution, ठीक है। दिस इज यूनिक एंड ओनली सॉल्यूशन। डी नॉट इक्वल टू जीरो पे ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डी नॉट इक्वल टू जीरो पे हमें क्या मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन मिलता था और कंसिस्टेंट मिलता था, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम ये लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, कोई बताएगा मुझे कैसे, 2 मिनट 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो कैसे हो जाएगा ये जीरो, ठीक है। 10 9 बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, सोचो आप। ओके अब देखो मुझे बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है। D1 D2 D3 की वैल्यू देखो आप यहाँ पे D1 D2 कैपिटल D1 D2 में स्मॉल D1 D2 D3, ये देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे तो भैया ये तीनों की तीनों जीरो है, होमोजीनियस में तो ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। तो ये अगर जीरो हो जाएंगे, तो अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो हो जाए तो D1 क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, D2 क्या हो जाएगा जीरो एंड D3 क्या हो जाएगा जीरो फॉर होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए क्या हो जाता है गाइस, होमोजीनियस के लिए D1 D2 D1 कॉमा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 क्या हो जाता है जीरो। और अगर ये तीनों जीरो हो रहा है तो हमारा x की वैल्यू क्या आती है, x था हमारे D1 बाई डी, अगर D1 जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह से x2 क्या हो जाएगा, D2 बाई डी, D2 जीरो है, D तो नॉन जीरो ही है तो ये भी जीरो, एंड x3 इज इक्वल टू D3 बाई डी, D3 जीरो है तो ये भी जीरो। मतलब ऑटोमेटिकली हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स वाई जेड तीनों इक्वल और वो तीनों जीरो, नो प्रॉब्लम। और दूसरा हमारा पॉसिबल आएगा इफ डी इज इक्वल टू जीरो, या अगर हमारा पहले ही डी जीरो हो जाए, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो कंसिस्टेंट होगा इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा डी इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, एंड डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि दद्दू तीसरी कंडीशन के लिए क्या था, देखो D1 D2 D3 में से एटलीस्ट एक बंदा नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे एटलीस्ट एक बंदा नॉन जीरो हो पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा, क्योंकि D1 D2 D3 में तो ये आ रहा है कॉन्स्टेंट वैल्यूज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये जीरो है। तो ये तीनों कंपलसरी जीरो हो जाते हैं हमारे होमोजीनियस में। होमोजीनियस के केस में कंपलसरी, होमोजीनियस के केस में, ठीक है, होमोजीनियस के केस में D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 दैट इज जीरो, ये कंपलसरी है, ठीक है। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि स्मॉल D1 स्मॉल D2 स्मॉल D3 भी क्या होता है, जीरो। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको याद रखनी है फॉर होमोजीनियस। अब एक छोटू उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके लिए। सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस दिख गया वर्ड, तो मैं पहले फाइंड करूंगा डी। डी क्या होता है मुझे बताइए, 3 - 4 5, 3 - 4 5, 1 1 -2 -2, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 2 3 1। इसका सॉल्यूशन करते हैं, 3 1 - 6 दैट इज 7 एंड माइनस माइनस प्लस 4, 4 लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 5 हो जाएगा यहाँ पे, और देन दिस विल बिकम प्लस 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। तो ये मेरा कुछ आ गया 20 21 5 46 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मेरा डी नॉट इक्वल टू जीरो आता है, दैट मीन्स कि इसका है ट्रेवल सॉल्यूशन। ट्रेवल सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर से लास्ट यही था, पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। आई नो कि थोड़ा लेक्चर लंबा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर से मैं एक बार छोटा सा रिव्यू दे देना चाहता हूँ कि हर बार D1 एक्स वाई जेड की वैल्यू यही होती है, x इज इक्वल टू D1 बाई डी, वाई इज इक्वल टू D2 बाई डी एंड z इज इक्वल टू D3 बाई डी, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, D D1 D2 D3 इन सबका सीक्वेंस याद रखना है कि कौन से सीक्वेंस में हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद कंसिस्टेंटी के इक्वेशन जो कंडीशन है वो याद रखनी है। अगर आपने 3D के लिए याद रख ली है तो 2D के लिए आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। 2D के लिए D3 वाला पॉइंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम आते हैं होमोजीनियस में। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो कोफिशिएंट्स है सामने D1 D2 D3 ये होते हैं हमारे जीरो। अगर ये जीरो होता है यहाँ पे दो ही कंडीशन मिलती है, इधर इट कैन बी ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू z। वो कब मिलता है? जब d नॉट इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 0 होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। दो ही कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है? अल्टीमेटली आपको याद रखना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ याद रखना है कि d D1 D2 D3 इन सब की वैल्यूज़, ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है और आपको याद रखनी है कंडीशंस, ठीक है, फॉर बोथ होमो एंड नॉन होमो, ठीक है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, ठीक है। बहुत ईजी है याद रखना, एक बार बैठो और पेन पेंसिल उठा के एक दो बार लिख लोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसी लेक्चर में आप सब ये प्रैक्टिस कर लो, लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं JEE एडवांस के कुछ क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो उन सब में आपको बहुत मजा आने वाला है। IIT JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े हम देखने वाले हैं अच्छे से। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। कमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।